स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ओनली यूपीएससी में मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। आप पंचायती राज पढ़ रहे थे, उसका दूसरा पार्ट आज आप पढ़ेंगे, इसमें आपको मिलेगा इस क्लास में। साथ ही एक जानकारी आपको देना है कि हमारी जो वेबसाइट है www.onlyupsc.in, उस पर बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारे नोट्स हमने अपलोड वहाँ पर करवाए हैं। साथ ही क्लास जो आप पढ़ते हो पूरा का पूरा लिंक आपको वहाँ पर कैटेगरी वाइज बना करके रखा गया है। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए और पूरा उसका आनंद लीजिए। कोई आपके पास संसाधन बहुत कम है पढ़ाई के, तो पूरा वेबसाइट का आप आनंद लीजिए। बाकी अपने सुझाव कमेंट में दीजिए कि आपको और कौन सी चीज़ें चाहिए। आइए स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। मैं अमृत शुक्ला और आप देख रहे हैं ओनली यूपीएससी। हम कल पंचायती राज पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उसका आधा पार्ट पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी के द्वारा जो है पंचायती राज्यों को संवैधानिकता मिली, संवैधानिक दर्जा उनको मिला। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे क्या क्या बदलाव हुए, कौन कौन सी चीज़ जोड़ी गई, उन सारे पहलुओं को ध्यान में रख के हम पढ़ाई करेंगे। तो 73वां संविधान संशोधन है और ये 1992 में संशोधन होता है। कब होता है? 1992 में होता है। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। कांग्रेस की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। इससे पहले जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि दो बार जो है इसका प्रस्ताव आया था संविधान संशोधन का, लेकिन वो हो नहीं पाया था। कई बार होता है कि सरकारें एक सदन में तो बहुमत में होती हैं लेकिन दूसरे में नहीं होती हैं। तो छोटी वो राजनीतिक बातें हैं। तो 73वां संविधान संशोधन है। इससे जो प्रावधान जुड़े वो क्या क्या है? तो इससे जो है सबसे बड़ा चीज जो जुड़ा वो है भाग 9 आपका, संविधान का भाग 9, जिसको पंचायत कहते हैं। हिंदी में पंचायत आपको लिखा मिलेगा और इंग्लिश में जब आप संविधान पढ़ेंगे तो उसमें द पंचायत्स। तो भाग 9 जो है उसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया और उसे पंचायत नाम दिया गया, और अगर अंग्रेजी में कहें तो द पंचायत नाम दिया गया। और ये अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ, ये वो लिखा हुआ, इसको जीरो मत समझ लीजिएगा। 243 से 243 वो तक इसका वर्णन है। इसमें जो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के तथ्य हैं उनका वर्णन है। जो एक और चीज जुड़ी वो है 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि यहाँ पे लिखा देख सकते हैं। यकीन मानिए कम से कम 500 बार ये क्वेश्चन आया है परीक्षाओं में। 500 बार, छोटे से परीक्षा टेट से लेकर के और आईएएस के पेपर तक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। यहाँ से बहुत सवाल बन सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये अक्टूबर और नवंबर में चुनाव का शेड्यूल था पंचायतों का, लेकिन अब कोरोना की वजह से हो सकता है कि वो पोस्टपोन हो, आगे बढ़े। जो कुछ होगा देखा जाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि अगर आगे जब भी परीक्षाएं होंगी, जब ये लॉकडाउन खुलेगा, तो निश्चित तौर पर जो परीक्षाएं होंगी उसमें पंचायती राज से सवाल निश्चित तौर पर आएंगे। तो इसको आप गंभीरता से पढ़िए। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। जो संविधान संशोधन हुआ 73वां, उसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य आप देख रहे हैं, जो पहला लाइन आपको दिख रहा है लिखा हुआ, इस एक्ट ने आर्टिकल 40 को मान्यता दिया। जब आपको मैंने डीपीएसपी पढ़ाया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक संविधान के भाग 4 में वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें है? भाग 4 में है। और आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। इसी में एक आर्टिकल है 40, जो कि आपने उस वक्त पढ़ा था। आर्टिकल 40 किस लिए था? आर्टिकल 40 में था ग्राम सभा का गठन। ग्राम सभा का गठन
ग्राम सभा का गठन। गांधी जी जो कि आज़ादी के नायक रहे, वो हमेशा इस बात में विश्वास करते थे कि भारत गांव में बसता है। तो वो जो एक गांधीयन फिलॉसफी है उसका एक रूप है ये आर्टिकल 40। लेकिन आप जानते हैं कि जैसा कि अगर आपने क्लास पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा तो निश्चित तौर पर आप जाकर के उसको पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो सरकार पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। आई रिपीट, वो सरकार पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो जो प्रावधान है जो कि डीपीएसपी में रखे गए हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन देते हैं कि सरकार को इस पर काम करना चाहिए, इसके अनुसार कानून बनाना चाहिए, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं है। लेकिन भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार वो बाध्यकारी है, उसको सरकार नहीं छीन सकती है। तो इस जब 73वां संविधान संशोधन किया गया तो इसी आर्टिकल 40 को एक व्यवहारिकता मिली। क्या मिली? एक व्यवहारिकता मिली। अगला देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत तो 1962 से ही हो गई थी। 2 अक्टूबर 1962 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से इसकी स्थापना कर दी थी। लेकिन ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से चल रही थी और राज्य मनमानी तरीके से अपने हिसाब से कानून बना करके इसको चला रहे थे। तो इसीलिए ज़रूरत थी इसको संवैधानिक दर्जा देने की। तो ये जो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है 73वें संविधान संशोधन का, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला है, इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारें पंचायती राज को अपनाने के लिए बाध्य हैं। वही मतलब है जो कि ऊपर आपने देखा। पहले क्या था कि जो राज्य सरकारें थी वो अपने अनुसार मनमानी काम करती थी कि हम अपनाएंगे तो अपने मन से अपनाएंगे, अगर मन नहीं तो नहीं अपनाएंगे, या ऐसा था कि उनका स्वरूप अलग अलग होता था। तो इस संविधान संशोधन ने उन सारे बातों को खारिज कर दिया। अब कोई भी राज्य इसको अपनाने से मना नहीं कर सकता है। अगला है, पंचायत का चुनाव राज्य की इच्छा पर निर्भर नहीं रहा। पंचायत का चुनाव राज्य की इच्छा पर निर्भर नहीं रहा। पहले क्या होता था कि जो राज्य थे वो चाहे तो पंचायत का चुनाव करवाएं, चाहे तो ना करवाएं, ऐसी जो है एक परंपरा चली आ रही थी। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा उस समस्या को खत्म किया गया और अब कोई भी राज्य पंचायत चुनाव कराने से मना नहीं कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं, विशेषताएं क्या हैं। जो संविधान संशोधन हुआ 73वां, उसकी विशेषताएं क्या हैं? तो इसकी पहली विशेषता में आप, जैसा कि आपको दिख रहा है, ग्राम सभा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये कोई विशेषता थोड़ी है, विशेषता है ये। ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा जो है बहुत सारे व्यक्तियों का एक समूह होता है जो कि वहाँ का जो एक रजिस्टर होता है जिसको निर्वाचक रजिस्टर कहते हैं। उसमें मतदाताओं के नाम होता है, मतदाता सूची उसको सामान्य भाषा में कहते हैं। तो उसमें दर्ज जो लोग होते हैं उनका समूह मिल करके एक ग्राम सभा का निर्माण करता है। तो इनकी विशेषता में ग्राम सभा का उल्लेख हुआ। दूसरा है त्रिस्तरीय प्रणाली, यानी कि 3 स्तरीय प्रणाली। आप याद कीजिए बलवंत राय मेहता समिति में क्या था? त्रिस्तरीय प्रणाली की बात की गई थी। तो जब संविधान संशोधन ये लागू होता है तो त्रिस्तरीय प्रणाली को ही अपनाया जाता है। इसमें क्या क्या है? सबसे निम्नतम स्तर है ग्राम सभा आपका, उसके बाद में एक माध्यमिक है यानी कि ब्लॉक जिसको कह सकते हैं, यानी कि एक माध्यमिक संस्था है जो काम करेगी, और उसके बाद में जिला परिषद। 3 स्तर हैं, तो ये त्रिस्तरीय प्रणाली है। उसके बाद में अगला है आपका सदस्य एवं अध्यक्ष का चुनाव। आइए इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिए। तो चाहे वो ग्राम सभा हो, चाहे वो ग्राम सभा हो या कोई माध्यमिक संस्था हो जैसे कि ब्लॉक प्रमुख होते हैं, या जिला परिषद हो, इन
तीनों के जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जितने भी सदस्य होंगे, ध्यान से इस बात को सुनिए कि जितने भी सदस्य होंगे उनका प्रत्यक्ष चुनाव होगा। उनका क्या होगा? प्रत्यक्ष चुनाव होगा। उनका प्रत्यक्ष चुनाव होगा, यानी कि जनता वोट डालेगी और वो चुने जाएंगे। चाहे ग्राम सभा हो या कोई माध्यमिक व्यवस्था अगर है जैसे ब्लॉक है और जिला परिषद, इनके जो सदस्य हैं उनका चुनाव डायरेक्ट जनता करेगी। उसके बाद में एक और है अध्यक्ष। यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा है अध्यक्ष। हर स्तर पर पंचायतों में, चाहे वो जिला हो या ब्लॉक हो या ग्राम सभा हो, उसमें जो पूरा एक कमेटी बनेगी उसका जो अध्यक्ष होगा उसके चुनाव से संबंधित 2 प्रकार के प्रावधान हैं। तो जो माध्यमिक और जिला है, माध्यमिक और जिला परिषद, इनके जो अध्यक्ष होंगे वो इनके जो चुने हुए सदस्य हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए आए हैं, वो सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से ही इनके अध्यक्षों का चुनाव करेंगे। आप इस बात को समझिए कि जो सदस्य चुन करके जाएंगे वो अप्रत्यक्ष रूप से ही इनका अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे माध्यमिक एवं जिला परिषद में। जैसे कि आप जानते होंगे कि बीडीसी का चुनाव होता है और वो बीडीसी मिलकर के किसको? ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। तो ये मतलब हुआ। लेकिन जो ग्राम पंचायत है इसका अध्यक्ष कौन होगा, यह नियम विधानमंडल बनाएगी। राज्य की विधानमंडल नियम बनाएगी और उसके आधार पर जो है जो पंचायत का अध्यक्ष है वो चुना जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा ये बारीक बात थी, इसको आपने समझ लिया होगा। फिर बात करते हैं सीटों के आरक्षण की। सीटों पर आरक्षण, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था है और वर्तमान में वो 50% से ज़्यादा भी हो गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था में भी आरक्षण का प्रावधान है और ये आरक्षण इस प्रकार है कि SC/ST जो हैं उनकी कुल संख्या के आधार पर जो उनकी जनसंख्या है उसी के रेशियो में, यानी कि उसी के अनुपात में उनको आरक्षण दिया जाएगा। उसी के अनुपात में आरक्षण को दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी एक क्षेत्र में उनकी जनसंख्या 50,000 है और वो कुल जनसंख्या के किस अनुपात में आते हैं उस आधार पर उनकी सीट जो है आरक्षित कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी जनसंख्या के अनुसार उनको जो है जितना उनका अनुपात बनता है उस आधार पर उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। यहाँ पर आपको महिला भी दिख रहा है। महिला, आप जानते हैं कि बहुत दिनों से ये बात चली आ रही है कि जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें महिलाओं को आरक्षण मिले, सांसद के चुनाव में और विधायक के चुनाव में, लेकिन वहाँ पर अभी भी महिलाओं के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। लेकिन पंचायत के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कितनी व्यवस्था है? कुल सीट 1/3, यानी कि कुल सीट का 1/3 सीट महिलाओं से ही भरा जाएगा। तो ये, और उसमें जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाला आरक्षण है वो उसमें इंक्लूडेड होगा, अलग से नहीं होगा। अगर कोई अनुसूचित जाति की महिला है तो महिला में कंसीडर कर ली जाएगी और अनुसूचित जाति जनजाति में भी कंसीडर कर ली जाएगी। तो ये जो है मुख्य विशेषताएं थी। आगे बढ़ते हैं। पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? तो अगर आप गांव से जुड़े हुए हैं या अगर नगर निगम में भी रहते हैं तो आपको पता होगा कि अमूमन हर जो चुनाव होते हैं उनका कार्यकाल भारत में 5 वर्ष का ही होता है। राज्यसभा के सांसद को छोड़ करके उनका 6 वर्ष होता है। तो 5 वर्ष कार्यकाल होता है पंचायतों का। अगर किसी परिस्थिति में विघटन हो जाता है, किसका? पंचायत का अगर किसी परिस्थिति में विघटन हो जाता है तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है। अगर विघटन हो जाता है तो 6 माह में चुनाव करवाना अनिवार्य है। तो ये थी कार्यकाल की बात।
कई बार एक सवाल आया है कि जो है पंचायत में, यानी कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष है। ये अभी मुझे स्ट्राइक किया अचानक से, तो मैंने आपको बता दिया 21 साल अगर कोई पूरा कर चुका है तो पंचायत चुनाव में भागीदारी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। शक्तियाँ एवं कार्य क्या है पंचायतों की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राज्य विधानमंडल ऐसी शक्ति पंचायत को दे सकता है जिसका निर्वहन वह कर सके। यानी कि राज्य विधानमंडल जो है, जो समुचित, जो उसको उचित लगेगा कि ये शक्ति पंचायतों को देना चाहिए, वो उनको दे देंगे। इसमें कोई बहुत जो है गंभीर कोई बात नहीं है। जो लगेगा राज्यों को ये देना चाहिए तो उनको देते रहते हैं, और इस पर जो है इसका अवलोकन भी होता रहता है, इसमें बदलाव होते रहते हैं। आगे देखते हैं पेशा अधिनियम। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कई बार सवाल आया है। पेशा अधिनियम 1996 में आया। तो पेशा अधिनियम वास्तव में एक छूट की व्यवस्था है। वो इस प्रकार है कि जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा पंचायती राज से संबंधित संविधान का भाग 9 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है। यानी कि जो राज्य 5वीं अनुसूची में दर्ज हैं, वहाँ पर ये जो संविधान का भाग 9 है, जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, वो लागू नहीं होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनका जो अपना स्ट्रक्चर है, वहाँ पर बहुत भी विभिन्नताएं, बहुत ज़्यादा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो इस वजह से उनको एक स्पेशल दर्जा कह सकते हैं दिया गया है। तो वहाँ पर ये इस तरीके से लागू हो, इसमें कुछ बदलाव करके लागू किया जाता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खारिजी होती हैं, ये लागू होती हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे बदलाव और अपवाद के साथ इनको शामिल किया जाता है। तो इसीलिए ये पेशा अधिनियम 1996 आया था। बहुत ही सामान्य सा है, इसको समझ लीजिए एक लाइन में कि जो 5वीं अनुसूची में स्टेट है, उसमें भाग 9 लागू नहीं होता है। यूपीएससी की परीक्षाओं में बहुत बार सवाल आ चुका है। 5वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं देख लीजिए। आंध्र प्रदेश है आपका, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। कुल 10 स्टेट है। पहले ये 9 हुआ करते थे, लेकिन जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बट गए तो इनकी संख्या 10 हो गई। तो इस तरीके से आपने पूरा पंचायत समझ लिया। पंचायत में क्या क्या चीज़ें थी, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो आपको बता दी गई हैं। हालांकि इसमें कुछ तथ्य छूट भी गए हैं और उनको हम सवालों के माध्यम से कवर कर लेंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे फैक्ट को देना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना की वजह से रिकॉर्डिंग में बहुत समस्या हो रही है, इसलिए इस फॉर्म में आपको क्लास करना पड़ रहा है। तो बाकी जो कुछ बच जाएगा उसको हम क्वेश्चन से कवर कर लेंगे। और अगली क्लास में हम नगर निगम पढ़ेंगे कि नगर निगम यानी कि जो नगर निगम है, नगर पंचायत है, उसके लिए कौन सा अधिनियम है, क्या संशोधन है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। बहुत मेहनत कर रहा हूँ बनाने के लिए, प्लीज़। तो इसको आप मन से पढ़ाई कीजिए।